Hello everyone, welcome back to our YouTube channel AgriAddict. This is our free lecture series for IPSA for mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune. I secured All India Rank 26 on ICRPZ examination, and currently I am pursuing my masters at IRI Karnal Hub IIWBR in soil science discipline. Okay, so in the last videos, we discussed about the topic pedology, then we discussed problematic soils, and now we are going to discuss the topic physical soil physics, that is the physical properties of the soil. So let's start the topic soil physics. ठीक है, तो soil physics is the branch of soil science that deals with the state and movement of matter and transformation of energy in the soil. ठीक है, सॉइल साइंस की वो ब्रांच है सॉइल फिजिक्स जिसमें हम स्टेट मैटर की स्टेट के बारे में और मैटर की मूवमेंट के बारे में बात करते हैं और कैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सॉइल के अंदर उसकी बातें करते हैं. या सिंपली वी कैन से दैट इन द इट इज द ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस in which we will discuss about the physical properties of the soil. Which physical properties we are going to discuss? We are going to discuss soil texture, soil structure, okay, soil color, ठीक है, density, porosity, okay, then soil consistency, okay, and we are also going to discuss about the water content of the soil. ठीक है, we are going to discuss about these points in soil physics. Okay, it brings together the information on the physical properties of soil and their effects on crop production. Okay, यानी सॉइल फिजिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं सॉइल की वो आपके क्रॉप प्रोडक्शन को किस तरीके से अफेक्ट करती हैं. ओके, तो दिस विल बी स्टडीड अंडर द टॉपिक सॉइल फिजिक्स एंड ऑल्सो these physical properties will depend on amount, size, shape, arrangement of particles या soil particles. ओके, सॉइल पार्टिकल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, उनका साइज क्या है, शेप क्या है, किस तरीके से वो अरेंज है, इन सब चीज़ों पे सॉइल फिजिक्स डिपेंड करती है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. इसके साथ साथ मिनरल कंपोजिशन कैसा है सॉइल में, उस पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. इसके साथ साथ अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में कितना प्रेजेंट है, इस पे सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं. इसके सिवाय पोरस वॉल्यूम यानी वॉल्यूम कितना है पोर्स का, इस पे डिपेंड करती है. इसके साथ साथ जो पोर्स हैं उसमें क्या फिल्ड है, एयर फिल्ड है या फिर वाटर फिल्ड है, इन सब चीज़ों पे क्या डिपेंड करती है सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल सेपरेट्स की. सॉइल सेपरेट्स मतलब सेपरेशन, यानी सॉइल के सेपरेशन में किस कौन कौन से पार्टिकल्स हमें मिलते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इन्हें हम सॉइल सेपरेट्स आर आल्सो नोन एज फाइन अर्थ, प्राइमरी पार्टिकल्स और टेक्सचरल फ्रैक्शंस. ठीक है, तो सॉइल के जो सेपरेट्स होते हैं किस किस से मिलकर बनी होती है सॉइल. ग्रेवल होंगे सॉइल में, सैंड होगी, सिल्ट होगी, क्ले होगा. ठीक है, यही मेजर पार्ट है जिन्हें क्या बोला जाता है सॉइल सेपरेट्स. ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सॉइल टेक्सचर की, तो सॉइल टेक्सचर क्या होता है, इट इज द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सैंड, सिल्ट एंड क्ले, कि कितने प्रपोर्शन में सैंड, सिल्ट एंड क्ले सॉइल में प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं सॉइल का टेक्सचर. ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल दैट कैन नॉट बी इजिली ऑल्टर्ड. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो जिसे हम सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी बोलते हैं और जिसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो होती है सॉइल टेक्सचर. ठीक है, ये एक सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको इजीली ऑल्टर या इजीली चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको सॉइल की परमानेंट प्रॉपर्टी भी बोला जाता है. ठीक है, सॉइल की परमानेंट प्रॉपर्टी भी सॉइल टेक्सचर को बोला जाता है. नेक्स्ट,
देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल सेपरेट्स। सॉइल सेपरेट्स का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो अलग अलग तरीके से सॉइल सेपरेट्स को क्लासिफाई किया गया है। ISSS ने जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है ISSS, उसने कैसे सॉइल सेपरेट्स का क्लासिफिकेशन किया है वो हम देखते हैं एक बार। उसने बोला है कोर्स सैंड हम सॉइल सेपरेट्स को कब बोलेंगे, जब पार्टिकल का जो डायमीटर है वो 2 से 0.2 mm होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल का डायमीटर 2 से 0.2 mm है तो उसे हम बोलेंगे कोर्स सैंड। यदि पार्टिकल डायमीटर 0.2 से 0.02 mm है तो उसे हम बोलेंगे फाइन सैंड। ठीक है, अगर डायमीटर 0.02 से 0.002 तक है तो उसे हम बोलेंगे सिल्ट। एंड सॉइल पार्टिकल्स का डायमीटर यदि 0.002 mm से लेस है तो उसे हम बोलेंगे क्ले सेपरेट। ठीक है, तो ISSS ने किस किस सॉइल सेपरेट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो सैंड है, सैंड को उसने 2 पार्टों में डिवाइड किया है, कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड। ठीक है, देन है सिल्ट, देन है क्ले। हम क्ले से याद रख सकते हैं क्योंकि क्ले जो होता है उसका पार्टिकल साइज सारे क्लासिफिकेशन में सेम ही है। ठीक है, तो हम क्ले से स्टार्ट करते हैं। ISSS का जो क्लासिफिकेशन है उसको याद रखने के लिए हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं, क्ले से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्ले में जो सॉइल पार्टिकल का जो साइज होगा वो कितना होगा, लेस देन 0.02 mm, लेस देन 0.02 mm। ठीक है, सिल्ट में क्या होगा, एक जीरो को आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, 0.002 mm से 0.02 mm। ठीक है, 0.002 mm से 0.02 mm पे आपको लेके आना है। तो ये किसका पार्टिकल साइज हो जाएगा, सिल्ट पार्टिकल्स का। ठीक है, ऐसी फाइन सैंड, सैंड को 2 पार्टों में डिवाइड किया, कोर्स सैंड, फाइन सैंड। ठीक है, फाइन सैंड में क्या करना है आपको, सिल्ट में जो 0.002 आया था इस 0.002 से एक पॉइंट को शिफ्ट करना है, 0.002 से 0.2। ठीक है, ऐसे ही कोर्स सैंड में अगर देखें तो 0.2 से एक पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो 0.2 से कितना हो जाएगा, 2 mm। सो इजीली यू कैन रिमेंबर दिस with the help of shifting of the points, you can easily remember this। ओके, सिंपल आपको सबसे पहले क्ले से स्टार्ट करना है, क्ले में कितना 0.02 mm से कम, फिर सिल्ट पर जाना है, सिल्ट में ये 0.002 mm में एक पॉइंट की शिफ्टिंग करेंगे तो 0.02 mm आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फाइन सैंड में देखें तो ये 0.02 यहाँ चला जाएगा और एक पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। ऐसे ही कोर्स सैंड में देखें तो ये 0.2 यहाँ चला जाएगा और पॉइंट की शिफ्टिंग हो जाएगी। ठीक है, सो इजीली यू कैन रिमेंबर दिस टेबल and this table is very important। Questions are frequently asked from this table। okay, पार्टिकल साइज पूछा जाता है डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सेपरेट्स के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कोर्स सैंड फाइन सैंड में, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पहले क्ले आएगा, फिर सिल्ट आएगा, फिर फाइन सैंड आएगा, फिर कोर्स सैंड आएगा। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कोर्स ऊपर आएगा या फाइन नीचे आएगा, तो देखिए क्ले जो पार्टिकल होते हैं वो फाइन होते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं। ऊपर जाएंगे सिल्ट पार्टिकल का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, ऊपर जाने पे साइज बढ़ रहा है। अभी सैंड के 2 पार्ट हैं, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। फाइन मतलब छोटा, यानी सैंड में भी छोटा, तो फाइन सैंड। और सैंड में अगर बड़ा देखा जाए तो फाइन सैंड से बड़ा हो जाएगा कोर्स सैंड। ठीक है, सो इजीली यू कैन रिमेंबर दिस। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। This classification is according to United States Department of Agriculture, that is USDA। इसकी क्लासिफिकेशन में इसने क्या किया है कि ये जो पार्ट है आपका सैंड वाला पार्ट है। ओके, इस क्लासिफिकेशन में क्या किया है, सैंड को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे पिछले वाले ISSS के क्लासिफिकेशन में क्या था, सैंड को 2 पार्टों में डिवाइड किया था, कोर्स सैंड एंड फाइन सैंड। जबकि इस वाले क्लासिफिकेशन में यूएसडीए के क्लासिफिकेशन में क्या किया गया है, सैंड को 1 2 3 4 5 पार्टों में डिवाइड किया है। वेरी कोर्स सैंड, मीडियम सैंड, फाइन सैंड एंड वेरी फाइन सैंड। ओके, देन वही सिल्ट, देन क्ले। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो क्ले का तो सब जगह सेम ही रहता है, पार्टिकल साइज लेस देन 0.02 mm। ठीक है, सिल्ट की अगर हम बात करें तो 0.002 mm से लेके 0.05 mm तक। ठीक है, वेरी फाइन सैंड की अगर बात करें तो 0.05 से 0.1 mm तक।
फाइन सैंड की बात करें तो 0.1 से 0.25 mm तक, मीडियम सैंड की बात करें तो 0.25 से 0.5 mm तक, कोर्स सैंड 0.5 से 1 mm तक, एंड वेरी कोर्स सैंड इज पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 mm टू 2 mm। ठीक है, ये जस्ट यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। इसमें तो आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं कि 2 से 1 हाफ हुआ है, 1 से 0.5 हाफ हुआ है, 0.5 से 0.25 ये फिर हाफ हुआ है। ये 0.25 से 0.10 ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर 0.1 से 0.05 सिंपल है, 0.05 से 0.002 और क्ले पार्टिकल का होगा लेस देन 0.002 mm। दिस टेबल इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस आर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम दीज टेबल्स। 0.02 mm तो क्ले पार्टिकल का साइज हो गया, फिर ये 0.02 mm इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सिल्क की अगर हम बात करें तो ये होता है 0.002 mm से 0.006 mm तक। ठीक है, ये सिल्क का हो गया। अभी ये इधर आ जाएगा, एक पॉइंट की शिफ्टिंग होगी और नंबर 6 से 2 चेंज हो जाएगा, 6 से 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट की शिफ्टिंग होगी तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आना चाहिए और यहाँ 6 की जगह 2 होना चाहिए। तो सिमिलरली यही हुआ है 0.02। ठीक है, अब ये 0.02 इधर चला जाएगा। ठीक है, अभी एक पॉइंट की शिफ्टिंग करनी है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन BSI, again it has divided the sand portion. Wait. Now next classification is according to British Standard Institution, that is BSI. Again यहाँ पर सैंड को 5 पार्टों में डिवाइड किया है। ठीक है, वेरी कोर्स, कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन, देन सिल्ट, देन क्ले। ठीक है, इसमें अगर हम क्ले का देखें तो क्ले तो हर जगह मैंने बोला सेम ही रहता है, लेस देन 0.02 mm। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। देन सिल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है, आपको इस 0.02 mm को इधर राइट में लेना है, देन 0.02 mm से 0.06 mm तक, देन ऊपर जाएंगे वेरी फाइन में, वेरी फाइन साइड में तो 0.006 mm को राइट में ले जाएंगे, देन ये 0.06 mm से हो जाएगा 0.02 mm, देन इसको ले जाएंगे राइट में 0.02 mm से 0.06 mm। ठीक है, देन इसको फिर से राइट में 0.06 mm से लेके 0.2 mm, देन ये फिर से राइट में 0.2 mm से 0.6 mm और 0.6 mm से 2 mm। तो ये क्लासिफिकेशन को भी याद रखना आसान है, 2 और 6 का गेम है इसमें पूरा, है ना, 2 और 6 के बीच में चेंज हो रहा है। सो इजीली आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसमें से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन था ISSS का, ये तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन जो USDA वाला क्लासिफिकेशन है ये भी आपको याद रखना है, एंड BSI वाला क्लासिफिकेशन ये भी आपको याद रखना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स रॉक, कोर्स या फिर रॉक फ्रेगमेंट्स का अगर हम देखें तो ISSS के अकॉर्डिंग जो ग्रेवल पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज कितना होता है 2 to 75 mm, कॉवल पार्टिकल्स का साइज होता है 75 to 250 mm, स्टोन का साइज होता है 250 से 600 mm और बोल्डर का साइज होता है ग्रेटर देन 600 mm। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट दीज ISSS क्लासिफिकेशन, ठीक है, एंड दिस USDA क्लासिफिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन BSI है, एंड इस क्लासिफिकेशन से जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ओके, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल सेपरेट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला सॉइल सेपरेट जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है सैंड। सैंड जो होता है उसका पार्टिकल डायमीटर होता है 2 mm से लेके 0.05 mm तक अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन, एंड 2 mm से 0.02 mm अकॉर्डिंग टू ISSS क्लासिफिकेशन। ओके, जो सैंड फ्रैक्शन होता है वो लार्जेस्ट सॉइल सेपरेट्स है, मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज सबसे बड़ा होता है। ठीक है, शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है इन पार्टिकल्स की, सैंड पार्टिकल्स की, या हम बोले इरेगुलर होती है। ठीक है, इनको एस्टिमेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीव्स।
यानी सिंपल सीव्स की हेल्प से हम सैंड फ्रैक्शन को अलग कर सकते हैं। ठीक है। लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है सैंड फ्रैक्शन में। ठीक है। अगर लो वाटर रिटेंशन है तो ड्रेनेज इजीली हो जाएगा, यानी गुड ड्रेनेज होगा, गुड एयरेशन होगा। ओके। क्योंकि इनवर्स होते हैं, लो वाटर रिटेंशन है मतलब पानी को रिटेन कम कर पा रहे हैं तो इजीली पानी का क्या हो जाएगा, ड्रेनेज हो जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। वहीं अगर हम देखें इसमें मोस्ट कॉमन मिनरल कौन सा प्रेजेंट होता है, तो होता है क्वार्ट्ज, SiO2। एंड सैंड में अगर हम देखें तो कोई भी स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। ठीक है। और इन सैंड फ्रैक्शंस को हम इजीली नेकेड आइज से देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई सैंड फ्रैक्शन की। देन अगर हम बात करें सिल्ट फ्रैक्शन की, तो सिल्ट फ्रैक्शन का पार्टिकल साइज हम देखें तो 0.05 mm से लेके 0.02 mm तक होता है अकॉर्डिंग टू USDA क्लासिफिकेशन। एंड इट इज 0.02 mm टू 0.02 mm, 0.002 mm अकॉर्डिंग टू ISSS क्लासिफिकेशन। ओके। दिस इज इंटरमीडिएट फ्रैक्शन बिटवीन सैंड एंड क्ले, यानी इसका साइज जो है वो सैंड से छोटा होता है और क्ले से बड़ा होता है। ठीक है। सिल्ट फ्रैक्शन का साइज सैंड से कम होता है और क्ले से ज्यादा होता है। अगर सिल्ट फ्रैक्शन की अगर हम शेप देखें तो वो होती है इरेगुलर। ठीक है। इनको डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। जो प्रीवियसली सैंड फ्रैक्शन थे वो बड़े होते हैं, उनको इजीली सीप से डिटरमाइन किया जा सकता है, लेकिन सिल्ट फ्रैक्शन को हम डिटरमाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन प्रोसेस। एंड सिल्ट फ्रैक्शन में जो ड्रेनेज होता है वो पुअर होता है, पुअर एरेशन होता है। और इनमें भी सैंड फ्रैक्शन की तरह ना कोई स्वेलिंग होती है ना कोई श्रिंकेज होता है। ठीक है। और इनको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जा सकता है। जो इससे पहले सैंड फ्रैक्शन थे उनको हम किसकी हेल्प से देख पा रहे थे, विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। दे आर क्लियरली विजिबल विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। Then silt fraction is visible through ordinary microscope, and these are not visible through naked eyes. Okay. So these are the properties of silt fraction. Then if we talk about clay fraction, the particle size of clay fraction is greater than, sorry, clay fraction is less than, okay, less than 0.002 mm. Okay. क्ले फ्रैक्शन जो होता है उसका साइज होता है पार्टिकल का लेस देन 0.002 mm। ओके। दीज आर द स्मॉलेस्ट सॉइल सेपरेट, सबसे छोटे सॉइल सेपरेट्स होते हैं क्ले फ्रैक्शन। ठीक है। सबसे बड़ा होता है आपका लार्जेस्ट सॉइल सेपरेट होता है आपका सैंड। ठीक है। और स्मॉलेस्ट आपका सॉइल फ्रैक्शन होता है क्ले फ्रैक्शन। ठीक है। इनकी शेप कैसी होती है, प्लेटी होते हैं या स्फेरिकल हम बोल सकते हैं। और इनको भी डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेडिमेंटेशन। ठीक है। इनमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी जो होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, मतलब ये पानी को इजीली एब्जॉर्ब करके रख सकते हैं। ठीक है। क्ले फ्रैक्शन एंड इनमें पुअर एयरेशन होता है। जहां पर वाटर रिटेंशन ज्यादा होता है वहां पर एयरेशन पुअर होता है। ठीक है। जहां पे वाटर रिटेंशन कम होता है वहां पर एयरेशन गुड होता है, गुड एयरेशन इज देयर। ठीक है। then these soils are highly sticky and highly plastic. In the upcoming slides we will discuss the term sticky soils and plastic soils. These are the consistencies of the soil, sticky consistency or plastic consistency. We will talk about these points, so these terms in upcoming slides. Okay. And swelling and shrinkage property is also there in clay fraction. Upon wetting, these soil fractions, that is clay fractions, swell. ठीक है। and while on drying these fraction of soil they shrink. ठीक है। यानी पानी की प्रेजेंस में ये स्वेल अप हो जाएंगे और पानी की एब्सेंस में इनको ड्राई करने पर ये श्रिंक हो जाते हैं, यानी स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल। एंड दीज आर विजिबल थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो सैंड थी वो नेकेड आइज से विजिबल थी, नेकेड आइज से देखी जा सकती थी। जो सिल्ट थी उसके लिए हमें ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की जरूरत थी, मतलब किसी भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है। और जो आपका क्ले फ्रैक्शन है उसको देखने के लिए हमें क्या चाहिए,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम क्ले फ्रैक्शन को देख सकते हैं। दीज आर ऑल्सो नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज। ठीक है, क्ले फ्रैक्शन को नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। देन वी विल टॉक अबाउट द सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। देयर आर 12 टेक्सचरल क्लासेस। ठीक है, सॉइल टेक्सचर में हम देखने वाले हैं सॉइल की टेक्सचरल क्लासेस, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है सॉइल टेक्सचर को। तो सैंडी सॉइल, लूमी सैंड सॉइल, ठीक है, सैंडी लूम सॉइल, लूमी सॉइल, सिल्टी लूम सॉइल, सिल्ट, ठीक है, सैंडी सॉइल, सॉरी सैंडी क्ले लूम सॉइल, क्ले लूम सॉइल, सिल्टी क्ले लूम सॉइल, लूमी सैंडी क्ले सॉइल, ठीक है, सिल्टी क्ले सॉइल और क्ले सॉइल। ठीक है, दीज आर द 12 टेक्सचरल क्लासेस। First, we will talk about only important textural classes, ठीक है, from which questions are generally asked. ठीक है, फर्स्ट वन इज सैंडी सॉइल। ठीक है, इन सॉइल में क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट 70% सॉइल सेपरेट्स प्रेजेंट होना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सैंडी सॉइल में एटलीस्ट 70% सैंड सेपरेट्स होना चाहिए और 15% या फिर उससे कम, ठीक है, 15% या उससे कम जो है क्ले फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, सैंडी सॉइल में कम से कम 70% सैंड सेपरेट होना चाहिए और लेस देन 50% क्ले होना चाहिए। ठीक है, बाय वेट, ठीक है, नॉट बाय परसेंटेज, बाय वेट। ओके, दीज आर सैंडी सॉइल्स आर कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल। ठीक है, इनका पार्टिकल साइज जो होता है बड़ा होता है थोड़ा, इसलिए इनको बोला है कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज सिल्टी सॉइल। सिल्टी सॉइल हम कब बोलेंगे किसी सॉइल को, जब उसमें एटलीस्ट 80% सिल्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, सिल्टी सॉइल बोलने के लिए उस सॉइल में एटलीस्ट 80% सिल्ट प्रेजेंट होना चाहिए और 12% या उससे कम उसमें क्ले प्रेजेंट होना चाहिए। 12% या उससे कम होना चाहिए क्ले। ठीक है, और सिल्ट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 80%, तब जाके हम उस सॉइल को क्या बोलेंगे, सिल्टी सॉइल। देन उसके बाद है क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में क्या होता है, कम से कम मस्ट कंटेन, है ना, मस्ट कंटेन 35% ऑफ क्ले सेपरेट्स। ठीक है, 35% क्ले सेपरेट्स तो होना ही चाहिए। अगर किसी सॉइल को हम क्ले सॉइल बोलना चाहते हैं तो उसमें 35% क्ले सेपरेट्स तो होना ही चाहिए, इट इज मस्ट। एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज नॉट लेस देन 40%। ठीक है, एंड दीज आर फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। सैंडी सॉइल थी कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल, और क्लेई सॉइल जो है उन्हें हम बोलते हैं फाइन टेक्सचर्ड सॉइल, क्योंकि इनके पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। देन इसके बाद आती है लूमी सॉइल। लूमी सॉइल इट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले सेपरेट्स इन अबाउट इक्वल प्रोपोर्शंस। ठीक है, अगर सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों की प्रॉपर्टीज अगर प्रेजेंट हैं, अगर तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे लूमी सॉइल। ठीक है, दीज सॉइल्स फील्स ग्रिटी, ठीक है, एंड कोहेसिव। इन सॉइल को अगर हम फील करके देखें तो ग्रिटी फील होती है टेक्सचर में, एंड दीज आर कोहेसिव। अभी कोहेसिव एंड एडेसिव के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कोहेसिव मतलब होता है, कोहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो कोहेसिव फोर्स होता है जो सेम टाइप के पार्टिकल्स में लगता है। सेम टाइप के पार्टिकल्स में जो लगता है वो होता है कोहेसिव फोर्स, एंड एडेसिव फोर्स होता है जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगता है। Now let's talk about soil texture. Soil texture is the arrangement of primary and secondary particles in a certain structural pattern. कि कैसे सॉइल के पार्टिकल्स एक दूसरे से अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स जो है सॉइल के, वो किस तरीके से एक सर्टेन स्ट्रक्चरल पैटर्न में अरेंज है, उसे हम बोलते हैं सॉइल की स्ट्रक्चर। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो है पहला पैड्स। पैड्स किसे बोलते हैं, नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल के नेचुरल एग्रीगेट्स को हम क्या बोलते हैं, पैड्स। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल को क्या बोलते हैं, ऑप्शन आएगा पैड, क्लॉट्स, फ्रेगमेंट, कॉन्फिशन, तो आंसर विल बी पैड्स। नेचुरल एग्रीगेट्स ऑफ सॉइल इज पैड। देन क्लॉट्स की अगर हम बात करें तो कोहेरेंट मास ऑफ सॉइल ब्रोकन इनटू एनी शेप बाय आर्टिफिशियल मींस बाय टीलेज। ठीक है, ये एक सॉइल का ऐसा मास होता है जो किसी शेप में टूट चुका है बाय आर्टिफिशियल मींस। ठीक है, हमारी वजह से टूटा है,
नेचुरली नहीं टूटा है, आर्टिफिशियली मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण वो सॉइल पार्टिकल जो है ब्रेक हुआ है किसी कोहेरेंट मास में, तो उसे हम बोलते हैं क्लॉट्स। ठीक है, इसमें ये जो वर्ड है आर्टिफिशियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पैड्स में जो ये वर्ड है नेचुरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से आप आंसर तक जा सकते हैं। अगर नेचुरल लिखा है तो पैड्स, और अगर आर्टिफिशियल अगर आपको दिख जाए तो आंसर विल बी क्लॉट्स। ठीक है, इसके बाद फ्रेगमेंट क्या होता है? इट इज ब्रोकन पैड्स। ठीक है, जो ये नेचुरल एग्रीगेट है अगर ये टूट जाते हैं, ठीक है, यानी पैड्स अगर टूट जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फ्रेगमेंट। Then concretion. Concretion is the coherent mass formed within the soil by percolation of certain chemicals. ठीक है, कुछ केमिकल्स के परकोलेशन की वजह से जो कोहेरेंट मास बनता है सॉइल में, उसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीशन। यहां पर जो वर्ड इंपॉर्टेंट है वो है परकोलेशन। ठीक है, ये वर्ड अगर आपको दिखता है तो आंसर विल बी कॉन्क्रीशन। ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें हम लिखते हैं टाइप, सॉइल की क्लास और सॉइल की ग्रेड के बारे में। ठीक है, जो टाइप होती है वो क्या दिखाती है? सॉइल टाइप दिखाती है सॉइल की शेप के बारे में और सॉइल की अरेंजमेंट के बारे में। ओके, सॉइल टाइप इंडिकेट्स द सॉइल शेप एंड अरेंजमेंट। ठीक है, जो क्लास होती है सॉइल क्लास इंडिकेट्स द साइज, and the grade indicates the distinctness or we can say the durability. Okay, तो जब सॉइल के बारे में लिखा जाता है तो जब लिखेंगे इसको तो किस सीक्वेंस में लिखा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है कि जब सॉइल के बारे में लिखते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं तो उसको किस सीक्वेंस में लिखते हैं। तो सबसे पहले बताते हैं ग्रेड, देन हम लिखते हैं क्लास, देन हम लिखते हैं टाइप। ओके, जी सी टी। ठीक है, इस सीक्वेंस को फॉलो किया जाता है, तो ये सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ग्रेड की बात करें तो ग्रेड को हम कैसे बताते हैं? जैसे सॉइल स्ट्रक्चरलेस सॉइल है, या फिर हम बोले वीक सॉइल है, या फिर हम बोले मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग सॉइल है, तो ये सब क्या हो गई? सॉइल की ग्रेड हो गई। ठीक है, अगर क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास को हम कैसे लिखते हैं? जैसे कि वेरी फाइन, ठीक है, वेरी थिन, या बोले फाइन, ठीक है, मीडियम, या बोले कोर्स। ठीक है, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वेरी फाइन, वेरी थिन, फाइन, मीडियम, कोर्स, ये सब सॉइल की क्लास को दिखाते हैं। और जबकि ये जो वर्ड होते हैं वीक, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ये सारे वर्ड क्या दिखाते हैं? सॉइल की ग्रेड को दिखाते हैं, सॉइल की ड्यूरेबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, देन हम लिखते हैं सॉइल का टाइप, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्लेट लाइक। ठीक है, इनका अपीयरेंस प्लेट लाइक होता है, इसलिए सॉइल ऐसी सॉइल्स जिनका अपीयरेंस प्लेट लाइक होता है उन्हें हम बोलते हैं प्लेट लाइक स्ट्रक्चर या प्लेट टाइप सॉइल। ठीक है, प्लेट टाइप क्यों है ये? क्योंकि इनका हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो मोर डेवलप्ड है देन वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस से ज्यादा अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस डेवलप होगा, ये जो होता है वर्टिकल एक्सिस होता है, ये जो होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। ठीक है, ये वाला है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाला है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अगर ये ज्यादा डेवलप है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा डेवलप है, तो वो सॉइल कैसी दिखाई देगी? प्लेट लाइक दिखाई देगी। ठीक है, तो प्लेट लाइक सॉइल में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज्यादा डेवलप होता है देन वर्टिकल एक्सिस। ओके, प्रिज्म लाइक की बात करें तो प्रिज्म लाइक सॉइल कैसी दिखाई देती है? पिलर लाइक अपीयरेंस होती है इनकी। ओके, इनमें वर्टिकल एक्सिस जो होता है वो ज्यादा डेवलप होता है, यानी ऐसा। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस जो है ज्यादा डेवलप होता है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, प्रिज्मेटिक सॉइल जो होती है वो आपको कहाँ मिलेंगी? सब सॉइल्स ऑफ सोडिक सॉइल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रिज्मेटिक सॉइल्स आर फाउंड इन जनरली फाउंड इन सब सॉइल्स ऑफ सोडिक सॉइल। ओके, देन ब्लॉक लाइक, ब्लॉक लाइक अपीयरेंस होता है
या ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है तो सॉइल को हम बोलते हैं, ऐसी सॉइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं ब्लॉक लाइक या ब्लॉक टाइप। ठीक है, इनमें ऑल द थ्री डायमेंशंस ऑफ द पैड्स आर अबाउट सेम इन साइज। ठीक है, तीनों डायमेंशन जो होती है पैड की वो सेम साइज की रहती है। ठीक है, दीज सॉइल टाइप स्ट्रक्चर आर फाउंड इन बी हॉरिजॉन ऑफ ह्यूमिड रीजन। ठीक है, ह्यूमिड रीजन के बी हॉरिजन में मिलेगी ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्फेरॉइडल, स्फेरॉइडल में क्या होता है, ऑल एक्सेस आर डेवलप्ड इक्वली विद सेम लेंथ। ठीक है, सारी एक्सेस जो है वो सेम लेंथ की होती हैं, इक्वली डेवलप्ड होती हैं। ऐसी सॉइल्स हमको मिलती हैं ए हॉरिजॉन में। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इन सारी जो ये सारी टाइप्स हैं इनके भी दो दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्लेट लाइक का भी दो टाइप होता है, विच इज प्लेटी एंड लैमिनर। ठीक है, प्लेटी एंड लैमिनर। चलिए हम इनको ना नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। देखिए, ये जो है प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये वाला प्लेट लाइक है, ये भी प्लेट लाइक है। क्यों इनको प्लेट लाइक बोला है, क्यों इस वाली स्ट्रक्चर को प्लेट लाइक बोला है, क्योंकि इसमें जो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस है ये ज्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू दिस वर्टिकल एक्सेस। ठीक है, देखिए इसका वर्टिकल एक्सेस इतना छोटा सा है और हॉरिजॉन्टल एक्सेस इतना बड़ा सा है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस इतना बड़ा है और ये वर्टिकल एक्सेस इतना छोटा सा है। यानी हॉरिजॉन्टल एक्सेस मोर डेवलप्ड है, वर्टिकल एक्सेस लेस डेवलप्ड है। इसलिए इन सॉइल्स को हमने क्या बोला है, प्लेटी लाइक या प्लेट लाइक, दैट इज प्लेटी स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको भी हम दो पार्टों में डिवाइड किया है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हमने प्लेटी में और लैमिनर में। ठीक है, जब यूनिट्स थिक होती हैं, जब यूनिट्स थिक होती है, इसकी थिकनेस देखिए, इसकी थिकनेस देखो। ठीक है, जब यूनिट्स थिक होती है तो हम उसे बोलते हैं प्लेटी, एंड जब यूनिट्स थिन होती है, इस पे लिख देते हैं यूनिट्स थिक। ठीक है, जब यूनिट्स थिक होती है तो उसे हम बोलते हैं प्लेटी, एंड जब यूनिट्स थिन होती है तो उसे हम बोलते हैं लैमिनर। ओके, नाउ सेकंड वन इज प्रिज्म लाइक। ठीक है, प्रिज्म लाइक को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, प्रिज्मेटिक और कॉलमनर। इनको हमने प्रिज्म लाइक क्यों बोला है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि इनमें जो वर्टिकल एक्सेस जो होता है वो मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सेस। इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेस देखिए इतना सा है और वर्टिकल एक्सेस इतना बड़ा है, यानी वर्टिकल एक्सेस इज मोर डेवलप्ड। this is the vertical axis and it is more developed as compared to this horizontal axis. That's why these are prism like structure, and prism like structure को भी अगेन हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, प्रिज्मेटिक एंड कॉलमनर। ठीक है, प्रिज्मेटिक एंड कॉलमनर। व्हेन जब ये प्रिज्म का जो टॉप होता है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ठीक है, जब इनका प्रिज्म का जो टॉप पार्ट होता है वो प्लेन होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, एकदम लेवल्ड होता है, क्लीन कट होता है। ठीक है, जब ये प्रिज्म का टॉप पार्ट जो होता है वो लेवल्ड होता है, फ्लैट होता है, क्लियर कट होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रिज्मेटिक। और जबकि जब प्रिज्म का ये जो टॉप पार्ट होता है ये फ्लैट ना होकर के कैसा होता है, राउंडेड होता है। ठीक है, जब प्रिज्म का टॉप पार्ट फ्लैट ना होकर के राउंडेड होता है तो इसे हम बोलते हैं कॉलमनर। ओके, ठीक है, देन ब्लॉक लाइक। ब्लॉक लाइक को भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एंगुलर ब्लॉकी एंड सब एंगुलर ब्लॉकी, एंगुलर ब्लॉकी एंड सब एंगुलर ब्लॉकी। इफ ऑल द फेसेस आर फ्लैट एंड एजेस एंड कॉर्नर्स आर शार्प। ठीक है, जो एजेस और कॉर्नर है वो शार्प होंगे और जो फेसेस जो होंगे वो फ्लैट होंगे। ठीक है, फेसेस अगर फ्लैट है और एजेस और कॉर्नर अगर शार्प हैं तो उसे हम बोलते हैं एंगुलर ब्लॉकी। जबकि फेसेस, इसका ये फेस जो है वो भी राउंड है और जो इसके एजेस हैं वो भी राउंड है, एजेस एंड कॉर्नर्स। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सब एंगुलर ब्लॉकी। एंगुलर ब्लॉकी जब फेस फ्लैट हो और एजेस कॉर्नर्स जो है शार्प हो तो उसे बोलेंगे एंगुलर ब्लॉकी। सब एंगुलर ब्लॉकी यदि फेस जो है वो भी राउंडेड हो और एजेस कॉर्नर्स भी राउंडेड हो तो उसे हम बोलेंगे सब एंगुलर ब्लॉकी। ओके, देन
देन जो स्फेरॉइडल है या स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है उसको भी हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, ग्रैन्युलर एंड क्रम्बी। ग्रैन्युलर हम कब बोलते हैं, जब आपके ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो ग्रैन्यूल्स आर लेस पोरस। ठीक है, ग्रैन्यूल्स जब आपके लेस पोरस होंगे तो उसे हम बोलेंगे ग्रैन्युलर। ठीक है, और क्रम्बी कब बोलेंगे, व्हेन ग्रैन्यूल्स आर मोर पोरस। ठीक है, अगर ग्रैन्यूल्स मोर पोरस है तो उसे हम बोलेंगे क्रम्बी, और ग्रैन्यूल्स अगर लेस पोरस है तो उसे हम बोलेंगे ग्रैन्युलर। जो क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है वो एग्रीकल्चर की मतलब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा होता है। ठीक है, क्रम्बी स्ट्रक्चर का, तो ये आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्रम्बी स्ट्रक्चर इज मोर इंपॉर्टेंट। देन सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल टू डिफॉर्मेशन और रप्चर अंडर अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, अगर हम किसी सॉइल पर अगर प्रेशर अप्लाई करें तो सॉइल की वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से वो रप्चर होने को डिनाई कर दे, मतलब टूटने से मना कर दे, या फिर रेजिस्टेंस शो करे, अगर प्रेशर अप्लाई करने पर रेजिस्टेंस शो करे। ठीक है, डिफॉर्म ना हो। ठीक है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी की हेल्प से होता है, सॉइल कंसिस्टेंसी की हेल्प से। ठीक है, manifestation of physical forces of cohesion and adhesion acting within the soil at various moisture contents। ठीक है, जब सॉइल मॉइस्ट होती है तो उस पे डिफरेंट तरीके के फिजिकल फोर्सेस लगते हैं, कोहेजन एंड एडिशन, लाइक कोहेजन एंड एडिशन। ठीक है, कोहेजन अब मैंने पहले भी बोला कि सेम टाइप के पार्टिकल्स में जो फोर्स लगता है वो से हम बोलते हैं कोहेजन। ठीक है, एंड एडिशन जो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में लगता है वो होता है एडेशन। लाइक अगर हम बात करें कि सॉइल के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से चिपके हैं, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से चिपके हैं तो वो चिपके हैं कोहेजन की वजह से या कोहेसिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करें, एक ग्लास अगर हम लेते हैं, उसमें हम पहले पानी भरते हैं, देन हम उसमें सॉइल ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो और उसको हम मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं कुछ कुछ वो ग्लास की सरफेस पे, ग्लास की बॉल पे आकर चिपक जाएंगे। तो सॉइल के पार्टिकल्स एक अलग सिस्टम हो गया, और ग्लास जो है, ग्लास का वॉल जो है वो एक अलग पार्टिकल हो गया। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लग रहा है, यानी ये कुछ फोर्स तो लग ही रहा होगा, तभी तो सॉइल के पार्टिकल्स जो है वो ग्लास की वॉल पे जाके स्टिक किए हैं। ठीक है, तो इनके बीच में सॉइल के पार्टिकल्स और ग्लास जो है उसकी वॉल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, इसलिए वो किस फोर्स की हेल्प से चिपकेंगे, एडहेसिव फोर्स की हेल्प से। ठीक है, नाउ सॉइल कंसिस्टेंसी इज मोर ड्यू टू कोहेजन। कोहेजन की वजह से सॉइल कंसिस्टेंसी होती है, यानी जो ये डिफॉर्मेशन और रप्चर के लिए जो रेजिस्टेंस सॉइल दिखाती है वो किसकी वजह से ज्यादा होता है, कोहेजन की वजह से, यानी सॉइल के बीच में जो पार्ट फोर्स लग रहा होता है, एक दूसरे के बीच में सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है उसकी वजह से सॉइल कंसिस्टेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, देन डिफरेंट डिफरेंट सॉइल कंसिस्टेंसी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन इज हार्श। ठीक है, इट इज ऑब्जर्व्ड इन ड्राई सॉइल्स। ठीक, देन सॉफ्ट एंड ट्राइबल, इट इज ऑब्जर्व्ड इन मॉइस्ट सॉइल। प्लास्टिक, इट इज ऑब्जर्व्ड इन वेट सॉइल्स। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल, वेट सॉइल एक ही बात है। ठीक है, वेट मतलब भी गीला, मॉइस्ट मतलब भी गीला। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, अगर सॉइल प्लास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो प्लास्टिसिटी क्या होती है, such soils can be molded into any desirable shape which is retained even after the applied pressure is removed। यदि सॉइल को अगर हम मान लीजिए हाथ में लेते हैं, ठीक है, इन हैंड अगर हम लें सॉइल को गीला करके, है ना, ड्राई सॉइल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मॉइस्ट सॉइल की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्लास्टिसिटी किस में मिलती है, वेट सॉइल में। ठीक है, तो गीली मिट्टी को अगर हम हाथ में लें और उसको हाथ में ऐसे उसका एक राउंड
पेड़ा टाइप का बनाए, है ना, ठीक है, गोल गोल इसका पेड़ा टाइप का बनाए, तो वो उसी शेप में रह जाता है। ठीक है, एक बार पेड़ा बना के छोड़ दिया तो वो उसी शेप में रह जाता है, और उसको हम हाथ में से नीचे भी रख दें तो वो उसी गोल स्ट्रक्चर में ही वहीं पे रह जाता है। ठीक है, तो ये किस की वजह से हो रहा है? सॉइल प्लास्टिसिटी की वजह से, कि उसको हमने किसी भी शेप में मोल्ड कर दिया, किसी भी कोई भी आकार दे दिया, उसको कोई भी शेप दे दिया, तो किसी भी शेप में मोल्ड कर दिया। ठीक है, और उसपे से जो जिस फोर्स को लगा के या जिस प्रेशर को अप्लाई करके हमने जो शेप दिया था, उसको भी अगर हम रिमूव कर दें, उस एक्सटर्नल प्रेशर को या एक्सटर्नल फोर्स को, तब भी वो सॉइल का शेप जो है रिटेन रहता है, मेंटेन रहता है। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? सॉइल प्लास्टिसिटी की हेल्प से। ठीक है, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन वेट सॉइल। ऐसा नहीं है कि ड्राई सॉइल को हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन स्टिकी। स्टिकी क्या होता है? इट इज ऑब्जर्व्ड इन वेरी वेट सॉइल। ठीक है, जब बहुत ज्यादा गीली होती है सॉइल, तब उसको कंसिस्टेंसी कैसी होती है सॉइल की? स्टिकी। जब हम किसी सॉइल, गीली मिट्टी में हाथ डालते हैं, ठीक है, ये मिट्टी है, गीली है जो कि, इसमें अगर हम हाथ डालें और बाहर निकालें, तो वो सॉइल क्या होती है? अपने हाथों पर चिपक जाती है। स्टिक मतलब चिपकना। ठीक है, जो सॉइल अगर हमारे हाथ में चिपक जा रही है, तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से? सॉइल स्टिकीनेस की वजह से। ठीक है, तो ऐसी कंसिस्टेंसी जब सॉइल हाथ में चिपकने लगती है, तो उसको बोलते हैं हम स्टिकी कंसिस्टेंसी। ठीक है, विस्कस। दिस कंसिस्टेंसी इज ऑब्जर्व्ड इन सैचुरेटेड सॉइल। सैचुरेटेड सॉइल मतलब इन सॉइल में एक्सेस अमाउंट में, या हम कहें इनफ अमाउंट में जो है पानी भरा हुआ है, इतना कि इसके जो सारे पोर्स हैं उनमें एयर की जगह पे क्या फिल्ड हो चुका है? वाटर। ठीक है, ऐसी कंसिस्टेंसी जब सारे पोर्स में क्या भर चुका है? वाटर, ऐसी कंसिस्टेंसी को हम बोलते हैं विस्कस कंसिस्टेंसी। ठीक है, वेटनेस की अगर हम बात करें, यानी सॉइल के गीलेपन की बात करें, ठीक है, तो हार्ड कंसिस्टेंसी जो होती है वो ड्राई सॉइल में मिलती है, यानी सबसे पानी जो होता है वाटर सबसे कम होगा, क्योंकि ये ड्राई सॉइल में मिलती है हार्ड कंसिस्टेंसी, तो हार्ड कंसिस्टेंसी में वाटर जो है सबसे कम होगा। और विस्कस कंसिस्टेंसी में सॉइल जो होती है वो अपने सैचुरेटेड लेवल पे होती है, यानी इसके सारे पोर्स में क्या भरा होता है? पानी भरा होता है, तो यहाँ पे वाटर जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है। इसके बीच में जो है उसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्ट कर सकते हैं, या देखें हम तो हार्ड, देन सॉफ्ट, देन प्लास्टिक कंसिस्टेंसी, देन स्टिकी, देन विस्कस। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ वेटनेस, या हम बोले सॉइल का गीलापन। ठीक है, तो वो हार्ड कंसिस्टेंसी से लेके विस्कस कंसिस्टेंसी तक इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, then soil plasticity, we have already discussed in the last slide. It is the property of the soil by which it can be deformed या by which it can be molded into any shape, यानी किसी भी शेप में इसको चेंज किया जा सकता है सॉइल को, एंड दिस शेप इज मेंटेन्ड इवन आफ्टर द फोर्स, या जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया उसको अगर रिमूव भी कर लें, तो भी वो शेप एज इट इज मेंटेन रहती है। तो वो किस प्रॉपर्टी की वजह से पॉसिबल हो पाता है? सॉइल प्लास्टिसिटी की वजह से। और सॉइल को प्लास्टिक होने के लिए उसमें मोर देन 15% क्ले होना चाहिए। ठीक है, सॉइल्स विद मोर देन 15% क्ले एग्जिबिट्स प्लास्टिसिटी। ठीक है, देन बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो पार्टिकल डेंसिटी को हम बोलते हैं सॉइल सॉलिड की डेंसिटी या फिर ट्रू डेंसिटी। सो पार्टिकल डेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज सॉइल सॉलिड डेंसिटी और ट्रू डेंसिटी, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टोटल मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ठीक है, मास भी सॉइल सॉलिड्स का ले रहे हैं, और नीचे वॉल्यूम भी जो ले रहे हैं हम किसका ले रहे हैं? सॉइल सॉलिड्स का ले रहे हैं, इसीलिए पार्टिकल डेंसिटी को क्या बोलते हैं? डेंसिटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स। ओके, particle density is equals to mass of soil solids divided by volume of soil solids। ठीक है, मास होगा ग्राम में और वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में। दैट्स वाई यूनिट कितनी आएगी पार्टिकल डेंसिटी की? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, and its values generally varies between 2.6 to 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है,
and practically we take 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। जो वैल्यू होती है पार्टिकल डेंसिटी की वो 2.6 से 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बीच में वेरी करती है। एंड इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू हम कंसीडर करते हैं वो होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी न्यूमेरिकल्स में हम इस वैल्यू की हेल्प से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं और इसको डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट इज पिक्नोमीटर। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। पार्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? पिक्नोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट इज बल्क डेंसिटी। ठीक है, बल्क डेंसिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी को हम कैसे बताते हैं? बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ ड्राई सॉइल, बल्क डेंसिटी इज द मास ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहां पर जो बल्क डेंसिटी में जो वॉल्यूम आता है वो होता है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेसेस। पोर स्पेसेस में क्या क्या प्रेजेंट होती है आपकी? एयर, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर, प्लस क्या प्रेजेंट होता है पोर्स में? वाटर, यानी इसमें वॉल्यूम ऑफ पोर स्पेस में क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एयर भी आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी आएगा, यानी नीचे टोटल वॉल्यूम हो चुका है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें पार्टिकल डेंसिटी की, तो पार्टिकल डेंसिटी में नीचे जो वॉल्यूम आ रहा था वो किसका था? सिर्फ सॉइल सॉलिड्स का। ठीक है, और यहां पर जो नीचे वॉल्यूम आ रहा है वो सॉइल सॉलिड्स का भी है, साथ में एयर का भी है, साथ में वाटर का भी है, यानी यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड्स के साथ एयर का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम भी है। और वर्क डेंसिटी में जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ऊपर मास है, नीचे वॉल्यूम है, यानी वर्क डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से बल्क डेंसिटी जो होगी डिक्रीज कर जाएगी, इसलिए यहां पर एक लाइन लिखी गई है, बल्क डेंसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन पार्टिकल डेंसिटी। सो ये आपको समझ में आया कि वाई बल्क डेंसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू वेरीज बिटवीन 1 to 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कोर सैंपलर। ठीक है, कोर सैंपलर की हेल्प से वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है बल्क डेंसिटी की। देन कुछ आपको याद रखना है बल्क डेंसिटी की रेंजेस। फॉर कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल इट इज 1.4 to 1.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर फाइन टेक्सचर्ड सॉइल, ठीक है, इट इज 1.1 to 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फॉर ऑर्गेनिक और पीट सॉइल इट इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and for very compressed soil it is 2 gram per centimeter cube. Why this value has increased so much as compared to the above values? Because in very compact soil कैसी हो गई है? कॉम्पैक्ट मतलब उस पर प्रेशर अप्लाई किया है, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसमें से कॉम्पैक्टनेस बढ़ने की वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फॉर्मूले में देखें तो बल्क डेंसिटी वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन में है, वॉल्यूम कम हो जाएगा मतलब बल्क डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसलिए यहाँ पर कॉम्पैक्ट सॉइल होने की वजह से वॉल्यूम कम हुआ है और बल्क डेंसिटी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बेसिक या परमानेंट प्रॉपर्टी सॉइल की पूछी जाए जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो आंसर है सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर को चेंज नहीं किया जा सकता। सॉइल की स्ट्रक्चर जो होती है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है ना? ऐसा बोला जाता है कि सॉइल की स्ट्रक्चर जो होती है टाइम के साथ चेंज हो सकती है, कुछ ऑल्ट्रेशन उसमें हो सकता है, बट सॉइल का जो टेक्सचर है, यानी उसमें अगर सैंड ज्यादा है या सिल्ट ज्यादा है या क्ले ज्यादा है, तो वो वैसा की वैसा ही रहता है। ठीक है, वो जनरली चेंज नहीं होता है। ठीक है, सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ डायनामिक प्रॉपर्टी। डायनामिक मतलब जो होता है उसका मतलब होता है चेंजिंग या चेंजेबल। ठीक है, जबकि सॉइल टेक्सचर में तो कोई चेंज होता नहीं है, इसलिए हमने बोला है कि सॉइल टेक्सचर इज नॉट अ डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। ठीक है,
सैंड एंड सिल्ट को क्या बोला जाता है? सॉइल का स्केलेटन बोला जाता है, और फ्लैश बोला जाता है क्ले को। सैंड एंड सिल्ट आर स्केलेटन ऑफ सॉइल एंड क्ले इज फ्लैश ऑफ सॉइल। ठीक है। देन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस विच इज नाउ रिनेम्ड एज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस को अब क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, IUSS। देन इसके बाद आइडियल सॉइल पूछा जाए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए तो लूमी सॉइल्स। ठीक है, ना सैंडी, ना क्लेई, ना सिल्टी। ठीक है, आंसर है लूमी सॉइल। आइडियल सॉइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन इज लूमी सॉइल। ठीक है, क्योंकि लूमी सॉइल में क्या होता है? इक्वल प्रॉपर्टीज होती हैं सैंड, सिल्ट एंड क्ले की। लूमी सॉइल डज नॉट कंटेन इक्वल परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। हमने ये नहीं बोलना कि सैंड, सिल्ट और क्ले इक्वल परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं लूमी सॉइल में, यानी ऐसा नहीं बोलना कि 33% और 33% और 33%। ठीक है, 33% सैंड, 33% सिल्ट, 33% क्ले ऐसे प्रेजेंट होते हैं लूमी सॉइल में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि लूमी सॉइल में ऐसा नहीं होता है कि सैंड, सिल्ट एंड क्ले इक्वल परसेंटेज में प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होता है। जबकि ऐसा होता है कि इक्वल प्रॉपर्टीज होती है सैंड, सिल्ट एंड क्ले की लूमी सॉइल में, इक्वल प्रॉपर्टीज होती है, ना कि इक्वल परसेंटेज। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि इन लूमी सॉइल सैंड, सिल्ट एंड क्ले आर प्रेजेंट इन इक्वल परसेंटेज या इक्वल वॉल्यूम। आंसर विल बी नो। नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। हैवी सॉइल्स एंड लाइट सॉइल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द वेट ऑफ द सॉइल्स। ठीक है, हम बोलते हैं ना हैवी सॉइल है, ये सॉइल हैवी सॉइल है, या ये सॉइल लाइट सॉइल है। तो हैवी सॉइल और लाइट सॉइल जो होती है वो एक्चुअली उनका वेट रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है कि जो वजन में ज्यादा है उसे हैवी बोला है, जो वजन में कम है उसको लाइट बोला है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्ले सॉइल्स जो होती हैं जिन्हें हम हैवी सॉइल बोलते हैं वो लाइट होती है वेट में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ सैंडी सॉइल से। ठीक है, हम सेम वॉल्यूम की सैंडी सॉइल लें, सेम वॉल्यूम की क्लेई सॉइल लें, तो क्लेई सॉइल जो है वो लाइट होंगी वेट में, जबकि क्लेई सॉइल होती क्या है एक्चुअल में? हैवी सॉइल्स। क्लेई सॉइल्स आर नोन एज हैवी सॉइल्स। ठीक है, बट अगर बाय वेट देखें तो क्लेई सॉइल्स जो है सेम वॉल्यूम की सैंडी सॉइल से वेट में कम होंगी। ठीक है, हम थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं। एक बार पहले देखते हैं कि हैवी सॉइल्स क्या होती हैं और लाइट सॉइल्स क्या होती हैं, उसके बाद हम इस पॉइंट को वापस देखेंगे। ठीक है, हैवी सॉइल जो होती हैं वो फाइन टेक्सचर्ड सॉइल्स होती हैं। ठीक है, हैवी सॉइल्स आर फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल मतलब क्ले सॉइल्स। ठीक है, हैवी सॉइल्स कौन सी होती हैं? क्ले सॉइल्स को हैवी सॉइल्स बोला जाता है। एंड मोर पावर इज नीडेड टू प्लॉ। ठीक है, इनको प्लॉ करने के लिए ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है हैवी सॉइल्स को। जबकि जो लाइट सॉइल्स होती हैं वो कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होती हैं। कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल मतलब सैंडी सॉइल्स। सैंडी सॉइल जो होती है वो कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल होती है, उन्हें लाइट सॉइल बोला जाता है क्योंकि रिलेटिवली लेस पावर इज नीडेड टू प्लॉ। ठीक है, उनको प्लॉ करने के लिए कम पावर की जरूरत होती है, इसलिए सैंडी सॉइल्स को बोला जाता है लाइट सॉइल। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन है कि why more power is needed to plow heavy soils and why less power is needed to plow the light soils? ठीक है, you can answer this question in the comment section. ओके, अब हम इस पॉइंट को दोबारा देखते हैं। हैवी सॉइल्स हमने बोल दिया है कि क्लेई सॉइल्स होती हैं और लाइट सॉइल जो होती हैं वो सैंडी सॉइल्स होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाय वेट अगर हम सेम वॉल्यूम का वॉल्यूम ए मान लेते हैं एंड वॉल्यूम वी, वॉल्यूम ए ही हमने लिया है सैंड के लिए और वॉल्यूम ए ही हमने लिया है क्ले के लिए। सैंड जो है वो लाइट हाँ लाइट सॉइल है। ठीक है, क्ले सॉइल जो है वो आपकी हैवी सॉइल्स है, HEA हैवी सॉइल्स है। ठीक है, वॉल्यूम हमने सेम लिया है, लेकिन अगर हम वेट देखेंगे, एक्चुअल में वजन अगर हम देखें तो वो किसका ज्यादा होगा? सैंड का ज्यादा होगा। एक्चुअल वेट। ठीक है, जो हमने ये टर्म दी है लाइट सॉइल एंड हैवी सॉइल, ये अकॉर्डिंग टू वेट नहीं है। ठीक है, लाइट सॉइल हमने बोला है सैंडी सॉइल को और हैवी सॉइल हमने बोला है क्ले सॉइल को। जबकि अगर एक्चुअल वेट देखा जाए तो वो सैंड का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्ले,
when they are taken in equal volume। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हैवी सॉइल, क्ले सॉइल एंड एक्चुअल वेट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, देन इसके बाद अगर हम देखते हैं मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर, तो वो है क्रम्बी। ठीक है, क्रम्बी स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सॉइल कंसिस्टेंसी ऑप्टिमम फॉर टीलेज इज सॉफ्ट और फ्राइबल। ठीक है, सॉफ्ट या फ्राइबल जो कंसिस्टेंसी होती है वो टीलेज के लिए ऑप्टिमम होती है। और पडलिंग के लिए कौन सी कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी होती है, प्लास्टिक कंसिस्टेंसी। पडलिंग के लिए P फॉर पडलिंग, P फॉर प्लास्टिक। Plastic consistency is optimum for puddling, and soft and friable consistency is optimum for tillage। Okay, and moisture content at which soil ceases to stick any point is known as sticky point। स्टिकी पॉइंट किसे बोलते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट जहां पे सॉइल किसी चीज से स्टिक करना बंद कर देती है। सॉइल सीजेस टू स्टिक एनी अदर ऑब्जेक्ट एट विच मॉइस्चर कंटेंट, दैट मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज स्टिकी पॉइंट। ओके, so this is for today। if you have any doubt related to the content, you can ask your doubt in the comment section। I will look into it, and I will make sure that I reply each and every doubt। So thank you very much। You can also join our mock test bundle, which comprises of 50 plus full length mock test which are according to topic wise। ठीक है, you can join that, and in that content you will also get the whole content which we are providing including this PPT। So thank you very much for watching the video। in the next video we will cover the remaining topics of the soil physics। So keep watching, thank you।